हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की स्टडी यहाँ पर करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है और इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और डेफिनेशन जानने से पहले हम थोड़ी चर्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपने क्लास फर्स्ट ईयर में की होगी। मेरा एक वीडियो भी है जहां डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने डाला है, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या जो इश्यूज हैं उन सब का चर्चा जब हम स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सपोज करिए जब हम किसी मिस्टर एक्स के कंजम्पशन की स्टडी करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या उनकी इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं या प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यही जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो जो प्रॉब्लम और इश्यूज हैं उनको स्मॉल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कशन ना करके बल्कि हम यहाँ पे ब्रॉड या कहेंगे एग्रीगेटिव वे में या लार्ज लेवल पे या फिर कह सकते हैं होल लेवल पर हम जो प्रॉब्लम्स है उनकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका जो वर्ड है मैक्रो, ये इंग्लिश वर्जन है। मैक्रो मीन्स लार्ज या होल आर एग्रीगेट, ये मैंने आपको बताया। माइक्रो जो वर्ड है वो माइक्रोज वर्ड जो है इसका ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से हुआ था या ग्रीक कंट्री से माइक्रोज वर्ड सबसे फर्स्ट आया और इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके माइक्रो नेम दे दिया गया। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। Macroeconomics is the study of economic relationship. Economic problems are economic issues at the level of economy as a whole, like the problems of inflation or of unemployment. ये क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रॉब्लम या इश्यूज हैं या जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है यहाँ पर हम उनकी चर्चा कैसे करते हैं, एग्रीगेटिव या लार्ज वे में करते हैं। जो इसका इश्यू देखिए लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल यानी होल या एग्रीगेटिव वे में करते हैं। यहाँ जो चर्चा होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा होती है वो बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पर और स्मॉल लेवल पर होती है। बट यहाँ जो चर्चा हम करेंगे वो पूरी कंट्री को या एक ही पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेकर के डिस्कशन करते हैं। यानी यहाँ हम एक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं और यहाँ एक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स जब लगातार किसी भी गुड्स की प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज करती रहे उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी की वैल्यू घट जाती है और गुड्स के जो प्राइस है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये जब हम स्टडी करेंगे इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन की स्टडी हम किसी पर्टिकुलर 1% की तो नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो हम पूरी कंट्री में महंगाई या इन्फ्लेशन का क्या रेशियो है उसको हम देखेंगे। उसके अलावा है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की चर्चा जब हमको करनी होगी तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्रीगेटिव वे में करेंगे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इसकी चर्चा आएगी। कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, उनका नेशनल इनकम क्या है या फिर गवर्नमेंट ने बजट क्या बनाया है, उस बजट में हमारा जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर है उसकी भी चर्चा हम करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा बेसिक ऑफ स्टडी। डेफिनेशन से क्लियर है
कि हमारा स्टडी का जो एरिया है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक लार्ज एरिया को लेते हैं, यानी हमारा जो एरिया है वो क्या है, एरिया हमारा इसका पूरा कंट्री है। यहाँ पर हम पूरे कंट्री के वेलफेयर की बात करते हैं, उसके नेशनल इनकम की बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं, या फिर हम यहाँ पे हाउस होल्ड या जो प्रोड्यूसर है उसकी स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा स्टडी का एरिया होता है एग्रीगेटिव, यानी यहाँ पर हम एग्रीगेटिव डिमांड, एग्रीगेटिव सप्लाई की स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो डिमांड सप्लाई है वो हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन मिस्टर एक्स की स्टडी करते हैं। जबकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेटिव स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक एजेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम एक स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, पूरे देश की स्टडी करते हैं। वहां पे किसी इंस्टीट्यूट की स्टडी करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, रेलवे हो गया, हम इनकी स्टडी करते हैं। यानी यहाँ जो भी हमारा स्टडी का एरिया या प्रॉब्लम इश्यूज की देखने का एरिया है वो क्या है, वो लार्ज है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम सिर्फ कंज्यूमर या फिर जो हमारा प्रोड्यूसर है, यहाँ पे भी मैंने बताया था, सिर्फ उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्लियर है कि जब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी का एरिया लार्ज होगा तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होगा, वो भी लार्ज होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा स्टडी का एरिया क्या है, स्मॉल या इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होगा, बहुत ही स्मॉल लेवल पर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। एजम्पशंस, एजम्पशंस माने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एजम्पशंस है, जाहिर है कि वो माइक्रो का एजम्पशंस नहीं होगा। जो माइक्रो का एजम्पशंस है वो माइक्रो का नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एजम्पशंस क्या है कि हमारे स्टडी का एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। यहाँ पे हम कंट्री के एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे। जबकि माइक्रो में ऐसा नहीं कर सकते, हमें अपने स्टडी का एरिया कैसा रखना होना पड़ेगा, बहुत ही इंडिविजुअल या स्मॉल रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू में क्या है कि जो हमारा स्टडी का एरिया क्या है वो सेंट्रली फोकस्ड है। मैनली फोकस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लार्ज लेवल पे, यानी देश में लोगों का एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला है, नेशनल इनकम हमारी कंट्री का क्या है, तो ये सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे। तो वो क्या होगा, सेंट्रल इशू हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा लार्ज होगा। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को इतनी ग्रांड लेवल पे हम स्टडी नहीं कर सकते, इतने लार्ज लेवल पे स्टडी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी, अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टडी का मेथड क्या है, बहुत ही लार्ज, जिसको हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम, जैसे पूरे मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्स से क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है, किसका, कंट्री का या किसी गुड्स का, तो वो किसमें आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल सेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो हमें मिस्टर एक्स है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से, कि मैक्रो में क्या करते हैं, हम पूरी मार्केट की डिमांड सप्लाई देते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आप कुछ चीजें क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो ठीक है कि हाँ इसके लिए लॉजिकल है, वो वहां पर माइक्रो में आके फेल हो जाती है। जहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वहां पे माइक्रो के जो लॉजिक्स हैं वो आकर के फेल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से पूरी तरह डिफर है। यानी माइक्रो में स्टडी का लेवल और एरिया जो भी हमारा है वो बहुत ही स्मॉल है और इंडिविजुअल है, जबकि माइक्रो में क्या है, बहुत ही लार्ज लेवल पे हमारा स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप किन किन सेक्टर्स में है।
तो सबसे फर्स्ट जो आपका है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, हम एक लार्ज एरिया को लेते हैं, यानी वहां पे क्या होता है नेशनल इनकम में हमारी कंट्री में जितने लोग मनी अर्न कर रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं उन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी किस में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या जो उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जीडीपी है, एनडीपी है, तो वो सारे कहाँ आ जाते हैं, उनका एरिया जो है वो ब्रॉड होता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आ जाते हैं। सेकेंड है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते समय हम पूरे देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करके और न्यू जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी एग्रीगेटिव लेवल पे होती हैं। तो वो सेक्टर या वो एरिया भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम मनी सप्लाई हमारी कंट्री में क्या है, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे बैंक करता है, कैसे मनी जो है कंट्रोल होती है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मनी। तो ये भी जो मनी का कैलकुलेशन होता है या लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कितनी करेंसी है, ये सारी स्टडी भी हम किस लेवल पे करते हैं, एग्रीगेटिव लेवल पे करते हैं। तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में या स्कोप में आ जाता है। फोर्थ है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में भी हम क्या करते हैं कि हम एग्रीगेटिव स्टडी करते हैं, यानी पूरे देश में हमारा प्राइस का स्टेटस क्या है, वो इन्फ्लेशन में है या डिफ्लेशन में। एक मिनट, यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का डिफरेंस क्या है। इन्फ्लेशन में को महंगाई एक तरह से कहते हैं, इसमें कंटिन्यू लगातार जो है वो प्राइस क्या होती है, गुड्स की इंक्रीज करती जाती है, यानी मनी का वैल्यू घट जाता है और प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। जबकि डिफ्लेशनरी गैप में क्या है, मनी की वैल्यू बढ़ जाती है और प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की स्टडी भी हम कैसे करते हैं, एग्रीगेटिव वे में करते हैं, हम पूरी सोसाइटी को या पूरी कंट्री को लेते हैं। तो वो भी हमारे इस एरिया में माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी एरिया में आ जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाती है, हमारा रेवेन्यू क्या है टोटल और हमारा टोटल जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो भी स्टडी एग्रीगेटिव लेवल में होता है। कैसे बजट को वो सारी पूरे सोसाइटी को या पूरी कंट्री को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करती है, मैनेज करती है कि कहाँ हमको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है। तो इस तरह से ये एरिया भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। लास्ट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ भी जो हमारा स्टडी का एरिया है वो क्या है, वो तो नेशनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके हम इंटरनेशनल एरिया में पहुंच जाते हैं और हमारा जो स्टडी का एरिया है वो और भी ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे हम अपनी करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज रेट क्या होगा वो देखते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जो हमने वहां पे ट्रांजेक्शन किया, ट्रेड किया है, तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होगा, इसकी एग्रीगेटिव स्टडी करते हैं। तो ये भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आ जाता है। तो ये टोटल 6 जो है पॉइंट्स, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की एरिया में स्टडी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में या इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की वजह से जब हम पूरी कंट्री का ओवरऑल स्टडी करते हैं तो हम डिस्क्राइब कर पाते हैं कि हमारी कंट्री कहाँ है, हमारे लोगों का नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, इसके अलावा गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट में हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे किन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये सारी चीजें हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी के थ्रू ही पता चलती है।
सेकेंड टॉपिक है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम कंट्री का ओवरऑल स्टडी कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या और कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उनसे हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंपैरिजन करके देखते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें अभी कितने डेवलपमेंट की या किन किन सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है। तो यहाँ भी हमारा इंपॉर्टेंस है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम कर पाते हैं। हमको मालूम होता है कि हमारा डेवलपमेंट अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हम पीछे हैं या आगे हैं, और हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको किन सेक्टर में वर्क करने से हमको मिलेगा, या हम अभी कहाँ हैं और हमें कितने वर्क की जरूरत है। तो इस तरह से कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी पर डिपेंड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। हम जो है फॉरेन ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो क्या है, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर है और इंपोर्ट ग्रेटर है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे डेवलपमेंट को एक बेस देती हैं। तो इसकी स्टडी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी से ही करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको मालूम होगा कि अभी हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं और अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम फुल्ली जो है वो डेवलप्ड हैं। हमारे यहाँ कोई भी गरीब नहीं है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप देखते हैं दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जो भी डेवलप्ड सिटीज है वहां पे पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन कितनी प्रॉब्लम्स है और उनको कैसे रिमूव किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है, कैसे है उनको, कैसे क्या आपको डेवलपमेंट के लिए या इन चीजों को रिमूव करने के लिए कहाँ वर्क करना है, ये सारी चीजें हमको इस माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी में पता चलती है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी के थ्रू अपने नेशनल इनकम को, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह हर चीज की स्टडी प्रॉपर वे में कर पाते हैं या ब्रॉड वे में कर पाते हैं, तो हमको कहाँ कहाँ अभी जो है डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी, क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पर ही डिपेंड करती है। तो इस तरह से जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इसकी स्टडी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।